नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे संपूर्ण भाषा विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको एनटीए नेट के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न भी आपको इस क्लास में मिलेंगे और नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम कर लेते हैं भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं व एनटीए नेट की परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म बताइए। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत वह इनमें से दो बोलियां कौन सी है जिनका युग्म सही है। तो देख लेते हैं। कन्नौजी और अवधी का मेल, और छत्तीसगढ़ी और बांगरू दे रखी है, ब्रजभाषा और बघेली दे रखी है, खड़ी बोली और बुंदेली दे रखी है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 बोलियां शामिल है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसमें पूछा हुआ है पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सही युग्म। तो इसमें अवधी कट जाएगा और छत्तीसगढ़ी कट जाएगा और बघेली कट जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। खड़ी बोली और बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। दोनों की दोनों बोलियां। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। किस बोली का इनमें से बिहारी हिंदी का संबंध नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अवधी का, क्योंकि पूर्वी हिंदी से संबंधित है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3, दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है। दोहा या दूहा भी कह सकते हैं इसे। ये किस भाषा का छंद है ये पूछा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अपभ्रंश भाषा का। दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है, लेकिन गाथा या गाह कहने से किसका बोध होता है, प्राकृत का। ये प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है, और गाहा या गाथा कहने से जो है प्राकृत का बोध होता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, संदेश आउ सविथरहा कहणम असमथम। जो ये भैण पिए इकती, ये जो अपभ्रंश भाषा की पंक्ति है, भाई पढ़ी नहीं जा रही अच्छे से। तो जो ये पंक्ति आपको अगर देखने को मिलेगी, तो ये पूछा हुआ है कि ये उपयुक्त दोहा किसका है, किस कवि द्वारा लिखा गया है। तो अपभ्रंश भाषा से संबंधित जो ये पंक्ति है, ये अब्दुल रहमान की है, जिसने संदेश रासक की रचना की। और अब्दुल रहमान को ही जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसे माना है, किसने, हजारी प्रसाद ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये आप सभी को पता ही है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हिंदू मगपाओ न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। जो ये पंक्ति दी गई है इसमें, तो ये पंक्ति, ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में लिखी गई है। इसमें यहाँ पर बोली पूछी हुई है। ये जो हिंदू पर पाँव न राख्यो का बहु ते जो हिंदी भाख्यो, जो ये पंक्ति है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये नूर मोहम्मद जी की है। नूर मोहम्मद की है ये, और अनुराग बांसुरी से जो है ये पंक्ति ली गई है। और उसके बाद देख लेते हैं आगे। जो ये पंक्ति है ये किस भाषा की है ये पूछा हुआ है। तो हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा की ये पंक्ति है। ये आपको ध्यान रखना है, अवधी भाषा की पंक्ति है। और 2 रचनाएं हैं नूर मोहम्मद जी की, अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। तो इसमें जो है अवधी भाषा से ये पंक्ति है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो रचनाकार की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम पूछा हुआ है, जो कि एनटीए नेट की परीक्षाओं में काफ़ी सारे जो है अनुक्रम से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हमें देखना है। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो रचनाकार की दृष्टि से सही युग्म पूछा हुआ है, तो उसमें सही अनुक्रम पूछा हुआ है, तो उसमें सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा स्वयंभू, जो कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है, और इसका जो समय है वो 8वीं शताब्दी। उसके बाद आएगा पुष्यदंत, ये भी अपभ्रंश भाषा के कवि माने जाते हैं, इनका जो समय है वो है 10वीं शताब्दी। फिर हेमचंद्र जी का जो समय है वो 12वीं शताब्दी।
और अब्दुर्रहमान का जो समय है वो 12वीं शताब्दी का भाई उत्तरार्ध भाग माना जाता है। उत्तरार्ध यानी कि बाद वाला, यानी कि हेमचंद्र जी के बाद ही आएगा अब्दुर्रहमान। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। और ये भी आप इसके समय के, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुर्रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुर्रहमान का जो समय है उसको माना है 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी जो है अब्दुर्रहमान का समय किन्होंने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और इन्हें जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो बढ़ते हैं आगे। वैसे इसका समय अगर पूछ लिया जाए तो 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध भी कह सकते हैं, और जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 12वीं शताब्दी मानते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त का रागानुमा और भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यानी कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त का रागानुमा भक्ति मार्ग, कृष्ण भक्त या रागानुमा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, और राम भक्ति या वैदेही भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, और सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति का मतलब ये तथा रीति काव्य, ये इन 6 धाराएं बताई गई है अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। जहाँ स्वाभाविक विकास की बात आ जाए तो आंसर हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है रीतिकाल, जो भक्ति काल का जब उदय हुआ तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भक्ति का आना जो है स्वाभाविक रूप से माना जाता है। तो जहाँ पर ये कीवर्ड आपको ध्यान रख सकते हो, स्वाभाविकता की बात आ जाए किसी भी जो कथन में, तो मोस्टली हजारी प्रसाद जी का होता है। तो ये पूरे 99% बोल रही हूँ भाई मैं, 1% ये है, अपवाद भी हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8, रीतिकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें भी रीतिकाल की दृष्टि से हमें कीर्तियों का सही अनुक्रम बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा ए, क्योंकि कीर्ति लता जो है वो विद्यापति जी द्वारा लिखा गई, और विद्यापति जी का जो समय है वो 14वीं शताब्दी। फिर है भक्तमाल, उसके बाद नाभादास जी की रचना है, 1585 मानी जाती है इसका समय। और फिर है चिताई वार्ता, उसके बाद जो है उस्मान जो है चित्रावली रचना है, और ये चिताई वार्ता जो है वो ये नारायण दास जी की है, नारायण दास। और जो उस्मान की रचना है चित्रावली, फिर ये आ जाती है सबसे अंत में, तो 1613 ईस्वी मानते हैं इसका समय। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो इस प्रकार से आपको एक एक रचनाओं के संबंध में पता होना चाहिए, उसके समय का क्या, कब जो है इन रचनाओं का क्या समय रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ईसा की किस शताब्दी के अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? तो ईसा की कौन सी शताब्दी का जो अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 11वीं शताब्दी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है? तो आंसर आप लोगों को पता ही है, तो बघेली आ जाएगा, क्योंकि मैथिली, मगही और भोजपुरी तीनों की तीनों बोलियां बिहारी हिंदी से संबंधित है, लेकिन बघेली जो है पूर्वी हिंदी से संबंधित है, ये आप सभी को पता है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? आंसर हो जाएगा मगही जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12,
ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली तीनों की तीनों बोलियाँ पश्चिमी हिंदी की हैं। बढ़ते हैं आगे। खड़ी बोली का प्रयोग खड़ी बोली का जो प्रयोग है वो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, या खड़ी बोली का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ, या खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। हमें कूट बताने हैं, कौन कौन सा कूट इनमें जो सही है ये हमें बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए भी सही है हमारा। साहित्यिक हिंदी जो है खड़ी बोली के अर्थ में होता है, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, बिल्कुल सही है। फिर दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास की जो बोली है लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली शब्द का जो प्रयोग होता है साहित्यिक हिंदी में भी होता है, ये आप सभी को पता है, और दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली में भी होता है। और उसके बाद खड़ी बोली का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ, भी ये बिल्कुल सही है। शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकली और पश्चिमी हिंदी से जो है खड़ी बोली का विकास हुआ, तो इस प्रकार से शोरसेनी अपभ्रंश से इसका उद्भव माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लेते हैं अंतिम जो हमारा कूट है, खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए, 1, 2 और 3 तीनों सही है। इस प्रकार के परीक्षा में जो है NTA नेट की परीक्षाओं में प्रश्न हमें काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। आजकल जो है समझ बेस के साथ प्रश्नों को पूछा जाने लगा है, तो NTA नेट के अंतर्गत भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो है TGT PGT परीक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 13। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित जो बोली है वो इनमें से कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी निकली थी अर्धमागधी अपभ्रंश से। अब आप ये देख लेते हो पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है? बंगारू पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ब्रज भाषा भी पश्चिमी के अंतर्गत आती है, भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन जो बघेली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? तो इनमें से कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने वाली जो भाषा है वो है छत्तीसगढ़ी। बढ़ते हैं आगे। डोगरी, मैथिली और मणिपुरी तीनों के तीनों संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये डोगरी और मैथिली तो भाई जो है ये जो अंतिम जो संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत शामिल की गई, और मणिपुरी जो है 1968 में जो 72वें संशोधन में शामिल की गई थी। तो देख लेते हैं फिर एक एक को बोलियो। इनकी संविधान में जो भाषाएं संशोधित हुई है 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं है, उनको हम एक एक भाषा को देख लेंगे। जो शुरुआत में जो है 14 भाषाएं थी, फिर एक भाषा को सिंधी को जोड़ दिया गया, फिर 3 भाषाओं को जोड़ा, फिर उसके बाद 4 भाषाओं को कौन कौन सी को जोड़ा, और किन किन जो है संविधान के संशोधन में जोड़ा गया, ये हम एक क्लास में आप लोगों को मैं करा दूँगी। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी मानी जाती है? तो पुष्यदंत की जो पुष्पदंत या पुष्यदंत भी कह सकते हैं इसको, शिव सिंह सेंगर ने इसे हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। तो इनकी जो रचना है वो है नय कुमार चरिऊ, ये एक इनकी प्रबंधात्मक रचना मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 16। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुल्य नहीं है? तो इनमें से जो कौन सी बोली आकार बहुल्य नहीं है ये हमें बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बुंदेली। खड़ी बोली, ब्रज और कन्नौजी तीनों की तीनों आकार बहुल्य बोली है, लेकिन बुंदेली आकार बहुल्य बोली नहीं है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 17। एक सेकेंड भाई। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो अवधि का विकास आप सभी को पता है
अवधि जो है निकली पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी से का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 18, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? इनमें से कौन सी भाषा है जिसे संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? फिर दोबारा से ये प्रश्न आ गया है तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ब्रज भाषा। ब्रज भाषा को जो है संविधान के अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। डोगरी, मैथिली और असमिया इन तीनों को किया गया है। और संविधान में जो है कुल कितनी अष्टम अनुसूची में कोई कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 19, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताइए। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की जो पूर्वकालीन यानी कि पहले की जो अवस्था है उसे क्या कहा गया है? तो प्राकृत की पूर्वकालीन जो अवस्था है उसे हम पाली कहते हैं। प्राकृत की 3 अवस्थाएं है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तृतीय यानी कि अंतिम। तो प्राकृत की अंतिम अवस्था कहा गया है अपभ्रंश को। आपको ध्यान रखना है, अपभ्रंश को प्राकृत की तृतीय या अंतिम अवस्था कहा गया है। दूसरी अवस्था प्राकृत है और प्राकृत की जो पूर्वकालीन या प्रथम अवस्था जो है ये पाली मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20, अब्दुल रहमान की रचना बताइए। तो अब्दुल रहमान की जो रचना है इनमें से ये है संदेश रासक। संदेश रासक अब्दुल रहमान का एक खंड काव्य है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21, बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो इनमें से बहुरूपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सियोन। कैथलिक, जर्मनिक और इतालिक तीनों के तीनों जो ये भाषा परिवार है ये बहुरूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं आगे। तीनों की तीनों जो ये भाषा है बहुरूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है और जो अंतिम वाली नहीं आती। बढ़ते हैं आगे। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? मैथिली का जो प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ पूछा हुआ है तो वह कौन सा है? तो ये है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर जो है ज्योतिश्वर ठाकुर जी की मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। इनमें से पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा मराठी। उड़िया, बिहारी और बांग्ला तीनों के तीनों पूर्वी समुदाय के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 24, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन सॉरी ये यूरोप है, ये थोड़ा टाइपिंग से अलग अलग शब्द हो रहे हैं। हिंदुस्तानी जो शब्द है ये यूरोप के लोगों की देन है। यूरोप के लोगों की देन हिंदुस्तानी शब्द को किसने माना है ये आप सभी को पता है, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। बढ़ते हैं आगे। जो ये कथन पूछ लिया जाता है कई बार, किसका कथन है? तो हिंदुस्तानी जो शब्द है यूरोप के लोगों की देन है, ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी का कथन है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, देख लेते हैं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मैथिली हिंदी में जो रचित है गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर जी की है। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की घोषणा की गई? तो भारतीय संविधान के जो है संघ की किस अनुच्छेद के द्वारा संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी और लिपि को देवनागरी की घोषणा की बताया गया की घोषणा की गई, वो है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर हमारे 27 प्रश्न पर आ गए हैं भाई। हम लगभग 50 प्रश्नों को आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे, तो इससे अधिक भी अगर हो जाएंगे तो वो भी हम कर लेंगे। लगभग 50 प्रश्नों को तो कम से कम आज की क्लास में हम देखेंगे भाषा विज्ञान से संबंधित। तो और आपको वीडियो पसंद आती है, लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको मदद दिलाएंगे, मददगार साबित होंगे, हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना
और एक दूसरे से अधिक शेयर भी कर दिया करो ताकि मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिले। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 27। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। तो राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का जो उल्लेख है वो इनमें से किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 344 में। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर हमारा 28 देख लेते हैं। राजभाषा आयोग के गठन का आदेश कब प्रकाशित हुआ। तो राजभाषा आयोग के गठन का आदेश प्रकाशित हुआ 7 जून 1955 में, जिसके जो प्रथम जो अध्यक्ष के रूप में जो कार्यरत रहे वे बीजे खरे रहे थे। कई बार पूछा जाता है। संविधान में हिंदी को मान्यता मिली थी जो है 14 सितंबर 1949 को। अगर ये पूछ लिया जाए संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली, तो 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को मान्यता मिली। राजभाषा के आयोग का गठन का आदेश कब पारित हुआ, ये पूछ लिया जाए तो 7 जून 1955 को। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर हमारे 29। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के 4 के अनुसार जो है समिति का गठन किया गया, जिसमें क्या था कि लोकसभा के 20 सदस्य, लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य इसमें शामिल थे। सही आंसर हो जाएगा हमारा 1। इन प्रश्नों को आप जो है ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राजभाषा आयोग की संस्तुतियों की जांच के लिए समिति की कितनी बैठकें हुई थी। तो राजभाषा की संस्तुतियों की जांच के लिए समिति में जो है 26 बैठकें हुई थी। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 31। अशोक के समय की राजभाषा थी। अशोक के समय की जो राजभाषा थी वो क्या थी, पाली थी। अशोक के समय की राजभाषा पाली थी। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 32। मुस्लिम शासन में मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा थी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये भी हिंदी ही थी। मुस्लिम शासन से मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक के जो समय में राजभाषा हिंदी मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 33 8 बोल रही हूँ मैं। अकबर के गृह मंत्री टोडरमल के आदेश से निम्नलिखित में से किस भाषा को राजभाषा का पद मिला। तो किस भाषा को राजभाषा का पद मिला था अकबर के गृह मंत्री टोडरमल के आदेश से, वो मिला था फारसी भाषा को राजभाषा का पद दिया गया। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर हमारा 34। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1833 ईस्वी तक जो है फारसी को राजभाषा बनाए रखा। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 35। भारत में अंग्रेज़ों को राजभाषा बनवाने का श्रेय किसे जाता है। तो भारत में अंग्रेज़ों को राजभाषा बनवाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, ये जाता है लॉर्ड मैकाले को। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36। उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने किया। तो उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा बनाए रखने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार करने वाले जो विद्वान थे वे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। सभी सभ्य देशों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग किया जाता है। यही ऐसा देश जहां अदालती भाषा न तो शासकों की मातृभाषा है और न ही प्रजा की। जो यह कथन है किसका है, तो किस विद्वान के द्वारा यह कथन कहा गया। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें भारतेंदु जी के द्वारा ही यह कथन कहा गया कि सभी सभ्य देशों की जो अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग किया जाता है। यही ऐसा देश है जहां अदालती भाषा न तो शासकों की मातृभाषा है और न ही प्रजा की। यह जो कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। कथनों से संबंधित भी हर एक प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। प्रश्न संख्या हमारी 38 38।
उसके बाद देख लेते हैं भैया अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके प्रयत्नों से राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला है? तो मिला है पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से। मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर हम देख लेते हैं, राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी, यह कथन किसका है? तो ये भी कथन से संबंधित प्रश्न है। तो ये जो कथन है, राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी, जो ये कथन है ये कहा गया है राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 40, तो भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता कब प्राप्त की? तो भारत के संविधान में हिंदी को जो मान्यता प्राप्त हुई वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, 14 सितंबर 1949 को। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद में कार्य लोकसभा अध्यक्ष के इच्छानुसार किसी भी भाषा में किया जाएगा, या केवल हिंदी में किया जाएगा, या केवल अंग्रेजी में किया जाएगा, हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक सेकंड भाई, इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 42, संविधान की धारा 120 के अनुसार यथास्थिति लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किस भाषा से संबोधित करने की अनुमति दे सकता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा मातृभाषा में। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 43, तो देख लेते हैं, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 25 अप्रैल व 7 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 44, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? भाई पारित किया था 1963 को, 7 मई 25 अप्रैल व 7 मई के बीच 1963 को पारित हुआ, लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ ये पूछा हुआ है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1967 को। सी आंसर हो जाएगा हमारा भाई, 1967 को संशोधित किया गया। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार देश भर में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया। ये वर्ग कौन कौन से हैं? तो ये जो वर्ग रहे वे कै ख गै और कै ख और गै 3 वर्ग रहे, वर्ग कै, वर्ग ख और वर्ग गै। और कै वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से राज्य शामिल है, गै वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से राज्य को शामिल किया गया, और गै वर्ग के अंतर्गत किन राज्यों को शामिल किया गया, ये भी हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से एक एक के बारे में जो है देख लेंगे। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 46, तो देख लेते हैं, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार देश के किसी भी भाग में कहीं से प्राप्त हिंदी पत्रों का जवाब देना हो तो हिंदी में ही दिया जाएगा। जो है 1976 के अनुसार देश के किसी भाग में कहीं से पत्र जो हिंदी पत्रों का जो जवाब, केवल जो हिंदी पत्रों का जो जवाब होगा वो केवल हिंदी में ही दिया जाएगा, ये कहा गया राजभाषा 1976 के अनुसार। ये पूछा जा सकता है कि हिंदी के पत्रों को हिंदी में ही जवाब देना अनिवार्य बताया गया राजभाषा के किस जो नियम में बताया है? तो राजभाषा नियम 1976 में ये बताया है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार यदि किसी आवेदन पत्र या अपील आवेदक के हस्ताक्षर हिंदी में है तो उस पत्र का उत्तर किस भाषा में दिया जाएगा? अगर हस्ताक्षर हिंदी में है तो उसका जो उत्तर है वो केवल हिंदी में दिया जाएगा, ये अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 48, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कार्यालयों को पत्रादि अंग्रेजी में भेजने का निर्देश दिया है? तो 1976 के अनुसार किस क्षेत्र के कार्यालयों को पत्रादि
अंग्रेजी में भेजने का जो निर्देश दिया गया है वो है हमारा आंसर गै वर्ग के जो राज्य होते हैं उनके अंतर्गत कार्यालयों के जो पत्र आदि हैं वे अंग्रेजी में भेजे जाएंगे, ये कहा गया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 49। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार ख वर्ग के कार्यालयों में पत्र व्यवहार संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि असत्य है, ये देख लेते हैं एक एक कथन को पढ़ करके। तो देख लेते हैं भाई। तो सामान्य हिंदी में पत्र भेजे जाएंगे ख वर्ग के कार्यालयों में पूछा हुआ है, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और यदि कोई पत्र अंग्रेजी में जाए तो उसका जो अनुवाद अवश्य संकलन किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। यदि कोई कार्यालय अन्य भाषा में पत्र व्यवहार चाहे तो उस पत्र के साथ उसका हिंदी अनुवाद भेजा जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। किसी भी पत्र का अंग्रेजी अनुवाद न भेजा जाए, ये गलत हो जाएगा भाई, अंग्रेजी अनुवाद भी साथ में भेजा जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। आज के हमारा जो अंतिम प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 50। कम समय में अधिक प्रश्नों को करने का जो आज का हमारा टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा आज के प्रश्न नंबर 50 से, क्योंकि 50 प्रश्नों को हम जो है बिल्कुल समझते हुए केवल 30 मिनट में ही जो है 31 या 35 मिनट से पहले हम जो है कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो देख लेते हैं। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार किस वर्ग के कार्यालयों को हिंदी में पत्र भेजे जाएं? यदि परिस्थितिवश अंग्रेजी में पत्र भेजना आवश्यक हो तो उसका हिंदी अनुवाद में भेजा जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क वर्ग के जो राज्यों में। तो इस तरह हमने 50 प्रश्नों को गै वर्ग में केवल अंग्रेजी में पत्र भेजे जाएंगे, तो इस प्रकार हमने 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह हमारे साथ जुड़कर संपूर्ण हिंदी की तैयारी आप जो है इस चैनल के माध्यम से कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।